बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता रौरमन ले हम नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मगर जानकारी लेवे कर आगे चलू हम रौरमन के देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना के तहत किसानों पा सकेंगे खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। बकरियों को बरसात से पहले लगवाएं पीपीआर एवं गलघोटू का टीका। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जोहार योजना के अंतर्गत किसानों को उत्पादन में सहयोग से लेकर बाजार तक मुहैया करने की योजना है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सकेगा। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने के साथ ही 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बकरियों में कई प्रकार के रोग लगते हैं, पर प्रमुख रूप से उनमें पीपीआर और गलघोटू रोग वर्तमान समय में लगने की संभावना ज्यादा रहती है। कहते हैं रोग लगने के बाद इलाज कराने से बेहतर होता है रोग से सुरक्षित हो जाना। इसलिए पशु चिकित्सकों की सलाह है कि बरसात से पहले पशुपालक बकरियों को गलघोटू और पीपीआर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में जो किसान भाई मक्का लगाना चाहते हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा मक्का के अनुशंसित प्रभेद हैं गंगा, K25 और कंचन। ये प्रभेद खासकर झारखंड प्रदेश के लिए अच्छी मानी जाती है। राज्य के कृषक मक्का के इन प्रभेदों को लगाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। गंगा, K25 और कंचन ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करती है। लगभग 80 से 85 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीज की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 35 से 40 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। दुधारू पशुओं के थन में एक प्रकार का रोग लगता है जिसे थनैला रोग कहा जाता है। थन में सूजन होना, दूध निकलने का रास्ता पतला होना, दूध में मवाद आना या दूध फटा हुआ आना इत्यादि थनैला रोग के लक्षण हैं। थनैला रोग के लग जाने की स्थिति में पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन वह अनुपयोगी हो जाता है, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। साफ सफाई इत्यादि कुछ बातों का ख्याल रखकर थनैला रोग से बचा जा सकता है। जैसे दूध दूहने से पहले हाथों को और थन की अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पशु आवास को साफ रखें, मक्खियां और दूसरे कीटों का प्रकोप ना हो, थन में चोट या घाव ना होने पाए। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहा जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 3200 हिल पर बीजों की बुआई करने में सक्षम है। इस नवीन डिबलर उपकरण के इस्तेमाल से किसान बहुत ही कम समय में बुआई कार्य खत्म कर सकते हैं। यह उपकरण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आपसे अनुरोध है, जो कृषक छूट गए हैं वे टीका अवश्य लगवाएं और जिन्होंने टीका ले लिया है वे टीके का बूस्टर डोज अवश्य लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रोरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी को। और आज का जो जानकारी है, गर्मी कर मौसम में मशरूम कर वैज्ञानिक खेती कर बारे में। किसान भाई बहन मन, बहुत से किसान भाई बहन ऐसा है कि मशरूम कर खेती करे ना, अकिल गर्मी कर मौसम में उमन कर मशरूम जल जाएगा, मर जाला, से लो मन अपन काम धंधा के बंद कर देवे ना। मकिल यह मशरूम कर खेती अगर वैज्ञानिक तरीका से करल जाए तो कर में मुनाफा भी हुई और गर्मी से होकर बचाव भी हुई। कौन कौन किस्म कर मशरूम कर उत्पादन करे के चाहे एक बारे में जानकारी। तो चलो रोरमन के लेके चलती सीधे हम पिक्चर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। सर्दी के मौसम में मशरूम हर जगह उपलब्ध होता है, लेकिन गर्मी और बरसात के मौसम में पहले ये बाजार में नहीं मिलता था। हालांकि हाल के सालों में गर्मी के मौसम में भी मशरूम मिलते हैं। अर्थात अगर मशरूम की खेती अच्छे से की जाए, खासकर गर्मा मशरूम की, तो किसानों को काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। जानकार कहते हैं कि मशरूम की खेती से रोजगार उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए मशरूम की बटन, ओयस्टर और दूधिया किस्मों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। आज हम आप पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार झा जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं गर्मी के मौसम में मशरूम की वैज्ञानिक खेती के बारे में।
सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को भी हमारा जोहार। सर अगर हम मशरूम की बात करते हैं और वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाई किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करें ताकि उत्पादन पे कोई असर ना पड़े और उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मशरूम एक स्वादिष्ट फफूंद है, खाने जो फफूंद है, जो कि जिसकी कई प्रजाति है, जो कि हम सीजन के हिसाब से पूरे भारत में और ख़ास करके झारखंड में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रजाति की खेती करते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हम किस प्रजाति की मशरूम की खेती करें, इसके विषय में जानना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जितने प्रजाति है सभी अलग अलग मौसम में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी मशरूम को हम लोग गर्मी में कर सकते हैं। गर्मी में कुछ स्पेशल प्रजाति है, कुछ अलग किस्म है, जैसे कि जिसको कि हम मिल्की मशरूम कहते हैं और इंग्लिश में इसको कैलोसावी इंडिका कहते हैं। तो ये मिल्की मशरूम जो है सो दुधिया मशरूम भी इसको आप कह सकते हैं। इस मशरूम की खेती हम गर्मी के मौसम में बहुत आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है सो जहाँ तक सबसे उपयुक्त चीज़ तापमान है, तो जो तापमान है वो 25 से लेकर के 37 डिग्री तक इसके लिए तापमान चाहिए। अगर जैसे कि रांची में भी 38-40 के आसपास तापमान है, तो कमरे के अंदर हम तापमान को पानी दे करके, मॉइस्चर नमी दे करके, रूम के अंदर नमी को मेंटेन करके हम 35 डिग्री 30 डिग्री तक तापमान को ला सकते हैं, जिसमें हम मशरूम खास करके मिल्की मशरूम की खेती इस सीजन में हम आसानी से कर सकते हैं। हाल के सालों में मशरूम की खेती की तरफ लोगों का रुझान काफी तेजी से बढ़ा है। सबसे खास बात यह है कि बिना खेत के भी अब मशरूम लोग उगाते हैं। कम जगह में खेती और लागत से कई गुना अधिक मुनाफा होने के चलते किसान मशरूम की खेती खूब कर रहे हैं। जैसे आप ओयस्टर की खेती करते हैं तो ठीक ओयस्टर के तरह ही इसकी भी खेती की जाती है, लेकिन जब इसमें माइसीलियल ग्रोथ पूरा हो जाता है बैग में, तो उसके बाद हम केसिंग करते हैं, मिट्टी का आवरण ऊपर में देते हैं। जैसे कि ओयस्टर में क्या करते हैं कि पैडी स्ट्रॉ लेते हैं, वो 3 से 4 सेंटीमीटर साइज का पैडी स्ट्रॉ, या गेहूं का भी अगर स्ट्रॉ मिलता है तो भूसा मिलता है तो उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन झारखंड में ज़्यादातर धान का भूसा उपलब्ध है, इसको हम इस उपयोग में लाते हैं। इसके लिए क्या है कि उस धान के भूसे को हम 100 लीटर पानी में 10 ग्राम बेविस्टीन या इसके साथ साथ 100 ml फॉर्मेलिन के साथ उसको रात भर 12 से 14 घंटा रात भर पानी में भिगोते हैं। भिगोने के बाद उस कुट्टी को हम बाहर में धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसमें हम देखते हैं कि उसमें नमी जो है कुट्टी में 50 से 55% तक होना चाहिए। उसके बाद जैसे ओयस्टर में बैगिंग करते हैं, मिल्की मशरूम के लिए भी उसी तरह 4 तह में बैगिंग करते हैं। दुधिया मशरूम के उत्पादन के लिए एक अंधेरे कमरा, स्पॉन यानी बीज, भूसा, कुट्टी, पुआल, हाइड्रोमीटर, स्प्रेइंग मशीन, वजन नापने वाली मशीन, कुट्टी काटने वाली मशीन, प्लास्टिक ड्रम और शीट, वेविस्टीन और फॉर्मलिन, पीपी बैग और रबड़ बैंड इत्यादि की जरूरत पड़ती है। के दिन में आपको तो सबसे पहले जिस कमरे में आप उस बैग को रखे हैं, उस कमरे का जो है सो उसमें करीब 90 से 95% उस कमरे का मॉइस्चर होना चाहिए। इसके लिए हम उसको जैसे सवेरे और शाम 2 टाइम जो है सो आप कमरे को धो दें, है ना, उसके फर्श को धो दे। अगर दीवार मान लीजिए है, दीवार धोने लायक है तो दीवार को पानी से धो दे। इसके अलावा अगर खिड़की है और खिड़की से अगर कुछ हवा या धूप आता है तो खिड़की में बोरा लगा करके और उसको भी पानी से भिंगा करके रखें ताकि रूम का नमी आपको मेंटेन रहे। दूसरी बात है कि जब हम बैग की बात करते हैं तो बैग में जब 20 दिन तक माइसीलियल ग्रोथ होता है तब तक हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब पिनहेड निकलना शुरू होता है तो पिनहेड निकलने के बाद इस गर्मी के दिन में कम से कम 3 बार स्प्रे से, कोई भी आप स्प्रे जो मिलता है मार्केट में, अगर 1-2 बैग रखे हैं तो सैलून में आप छोटा छोटा स्प्रे देखते होंगे जो डालता है, या जो खेती में लोग स्प्रे मशीन यूज करते हैं, अगर ज़्यादा बैग है तो उसको यूज करके स्प्रे के रूप में, फव्वारा के रूप में आप पानी को दिन में 3 बार एटलीस्ट देना चाहिए ताकि आपका फल का वृद्धि तेजी से हो और अच्छा फल निकले। वैसे तो मशरूम की हजारों किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें कुछ खास खाने लायक होती है। अलग अलग राज्यों के लिए वहां की जलवायु के हिसाब से कुछ किस्मों का उत्पादन अच्छा माना जाता है। जहां तक हम झारखंड की बात करें तो ओयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और मिल्की मशरूम की खेती अच्छी मानी जाती है। जहाँ तक शुरुआत करने की बात है तो खास करके मिल्की मशरूम या ओयस्टर मशरूम, इसकी खेती के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक छोटा सा रूम होना चाहिए। वो रूम जो है उसमें
वो मिट्टी का भी हो सकता है, आपके ऊपर में जो है सो खपड़े का भी छत हो सकता है, लेकिन थोड़ा ज़मीन जो है, फर्श जो है वो थोड़ा सीमेंटेड होना चाहिए, ताकि आप पानी का स्प्रे करेंगे तो आप उसमें चलेंगे तो कादो नहीं लगे। इसके अलावा जो है सो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप मशरूम के बैग को रखने के लिए जो है सो बहुत सस्ता तरीका अपनाना चाहते हैं तो बांस का रैक बना सकते हैं। उससे भी सस्ता करना चाहते हैं तो आप रस्सी में उसको बांध के, जिस तरह आप गांव घर में देखे होंगे कि दही का जो बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन जो होता है, उसको लोग लटका करके दही का जो है मटकूड़ा उसको रखते हैं। उसी तरह से मशरूम का भी 3-4 लेयर आप रस्सी का लटका करके, हैंगिंग विधि जिसको बोलते हैं, तो वो रखेंगे तो आपको उसमें भी बहुत कम खर्चा लगेगा। तो बहुत कम खर्चे से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक कि जो क्रिटिकल इनपुट है, जैसे पुआल है ना, पुआल है या कुट्टी है, इसके अलावा दवा है या पॉलीथीन है या मशरूम का बीज है, तो ये सब को लगा करके अगर एक बैग आप लगाते हैं तो एक बैग लगाने में आपको 40 से 50 रुपया खर्च होता है और आपको 1 किलो मशरूम 2 महीने के अंदर देता है। इस तरह से आप देखेंगे कि 200 रुपया अगर केजी आप मिल्की मशरूम गर्मी में बेचते हैं तो 150 रुपया का शुद्ध आमदनी होता है। अगर एक छोटा कमरा है तो आप 50 से 100 बैग लगा करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन एखन रौरमन गर्मी में मशरूम कर वैज्ञानिक खेती करवाने पता लगलक। अब जो दूसर जानकारी है वो है गर्मा जुताई कर महत्व कर बारे में। तो किसान भाई बहन में रौरमन जानीला कि गर्मी में जो जुताई होवेला ओकर महत्व का होला और ओकर फायदा का होला। फायदा तो 5 किस्म कर फायदा है और ओकर महत्व कर बारे में पता है। तो रौरमन के सीधे हम लेकर चलती हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा थी। आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह जी के साथ हैं और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मा जुताई का क्या महत्व है और इससे क्या लाभ है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गर्मा जुताई का क्या महत्व है। धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे खेती में जो हमारी मिट्टी है उसका रख रखाव, उसका पहचान और उसके महत्व को अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगला सीज़न जो है, खरीफ का सीज़न आने वाला है, बरसात के सीज़न में, उसमें हमारी फसल अच्छी हो तो गर्मा जुताई काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गर्मा जुताई के लिए जो उपयुक्त समय होता है वो हमारा ये अप्रैल 15 के बाद और पूरे मई महीने में आप गर्मा जुताई कर सकते हैं। गर्मा जुताई कहने का मतलब है जो हमारा मिट्टी है, खेत है, उसकी गहरी जुताई करें। सबसे पहला इसमें सिद्धांत है कि अपने मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी गहरी जुताई करें। सिर्फ मिट्टी को पलट देना है और उसके लिए डिस्क हैरो आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि मिट्टी को पलटा जा सके। उस पर पाटा नहीं चलाना है, प्लैंकिंग नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसको ओपन छोड़ देना है जिसमें हमारे जो सूर्य का ताप है, जो सूर्य की किरणें हैं, डायरेक्ट हमारे मिट्टी पे पड़े और अंदर के तरफ जाए। तो ये ऐसा करने से हमको बहुत तरह के लाभ मिलते हैं। उसमें सबसे पहला जो लाभ हमारा होता है कि हमारा जो मिट्टी में कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम का जैसा कि जानते हैं एक डायरेक्ट स्रोत है जो सूर्य की रोशनी है, वो हमारे मिट्टी को भी चाहिए, वो उपलब्ध होता है। और जो मिट्टी का सॉलिडाइजेशन है वो होता है। उसके कारण क्या होता है, हमारे जो खरपतवार हैं, कुछ हार्मफुल जो नुकसानदायक जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो उसमें खत्म हो जाते हैं और हमारे आने वाले फसल जब लगते हैं तो उनके ऊपर उसका अटैक नहीं हो पाता है। पहला ये हुआ। दूसरा, जो खरपतवार का जो ग्रोथ होता है उसको ये रोक देता है। इसके बाद हमारे मिट्टी में बहुत सारे जैविक पदार्थ हैं जिसको बनाने में ये हेल्प करता है। अगर आप गहरी जुताई करते हैं, होता क्या है कि मिट्टी के ऊपर एक परत बन जाता है, हार्ड पैन बन जाता है, जो क्रस्ट बनता है, उसको तोड़ना ज़रूरी है। और उसको तोड़ने के लिए ये एक माध्यम है कि गहरी जुताई करें। और मिट्टी का परत जो है वो क्रस्ट अगर आप तोड़ देते हैं तो क्या होगा कि जब बरसात का पानी हो या आप सिंचाई करते हैं तो हमारे मिट्टी के जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। जो सॉइल का जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो जल धारण क्षमता बढ़ेगा
जल धारण क्षमता बढ़ने के कारण क्या होगा, जो भी फसल लगाएंगे उसके जड़ का विकास, उसका जड़ तंत्र मिट्टी में नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा और बाद में उसको जो मॉइस्चर के लिए, जो नमी के लिए जो समस्या उत्पन्न होती है फसलों में, वो समस्या से वो बच पाएंगे। इसके बाद जो इंसेक्ट पेस्ट, जो हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, वो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। हमारा जो जैविक पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, उसको बढ़ाने में भी ये सहायता करता है। फसलों को जो हमारा जो पोषक तत्व उपलब्ध हो पाता है, वो तेज़ी से हमारे फसलों को मिल पाता है अगर गहरी जुताई करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या होता है गहरी जुताई करने का, वो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। और हमारे फसल के बढ़वार को, उसका जो ग्रोथ है उसको अगर फास्ट करना है, वो तेज़ी से फसलों का विकास हो और उसके जड़ तंत्र का विकास हो, तो उसके लिए आपको उसका जो जल धारण क्षमता है मिट्टी का, वो बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि गर्मा जुताई से काफ़ी लाभ है, लेकिन हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जब मिट्टी की जुताई होती है तो उसमें कौन से पोषक तत्वों की और ज़रूरत है? क्या इस दौरान इस चीज़ को देखा जा सकता है या फिर उसकी कमी अगर है भी तो उसकी पूर्ति की जा सकती है? जो जैसा कि हम लोग पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व हमारे जो फसलों के विकास के लिए और फसल प्रबंधन के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। उसके साथ अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी भी ज़रूरत होती है। उसमें सल्फर हो, चाहे मॉलिब्डेनम हो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो तो हम बाह्य रूप से बाहर से देते हैं। और ये होता क्या है, जो पोषक तत्व जो हम जब डालते हैं और जो पहले से हमारे मिट्टी में उपलब्ध है, उन पोषक तत्व की उपलब्धता को ये बढ़ाता है। जो आप न्यूट्रिएंट डाले हैं, वो अगर किसी जगह अगर जमा रह जाएगा, डाल के आप छोड़ दिए हैं, क्रस्ट बना रहेगा, वो जमा रहेगा, फसल जो है उसको तेज़ी से नहीं ले पाता है। तो वो चीज़ जो उसके जड़ तंत्र के माध्यम से पौधे के पत्ते तक, ऊपरी भाग तक, वो तेज़ी से, जो चाहे वो नमी हो, हमारा जो है मॉइस्चर हो, या जो पोषक तत्व उपलब्ध है, वो कैसे पहुँचे ऊपर तक, तो उसको फास्ट करने के लिए ये जो गहरी जुताई होती है, ये काफ़ी कारगर होता है। और सॉइल में जो हमारे जीवाणु उपलब्ध होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अच्छे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका जो संख्या बढ़े, ये तभी होगा कि जब हमारा मिट्टी का जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो बढ़े। ऑर्गेनिक कार्बन तब बढ़ेगा या तो बाह्य रूप से हम ऑर्गेनिक कार्बन उसमें जो हमारे फार्म यार्ड मैन्योर और विभिन्न चीज़ जो डालते हैं उसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा हमारा जो है गर्मी की जुताई। जब मिट्टी हमारा हल्का होगा तो उस जगह जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो उसमें बनते भी हैं, और जो इवन सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो उससे सुदृढ़ होता है, उससे अच्छा स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो बन पाता है। और किसी भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति और उसका जो क्षमता है, उसके कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करता है। और वो कार्बनिक पदार्थ जो है हमारे जो अन्य मुख्य पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है, और फसलों का विकास इस पर काफ़ी निर्भर करता है। बिल्कुल। तो आपने जो बात बताई है, वो हम ये अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि गर्मा जुताई काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाई हमारे जो हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि गर्मा जुताई के लिए उपयुक्त समय कौन सा होगा? गर्मा जुताई के लिए उपयुक्त समय आप जब धूप तेज हो, सबसे पहला ये देखना है कि धूप तेज हो। तो हमारा यहाँ पे झारखंड में 15 अप्रैल के बाद धूप तेज होना स्टार्ट हो जाता है, और मई इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। मई में आप गर्मा की जुताई कर लें, और उसके बाद जो है आप जो खरीफ का जो फसल है, धान की खेती हो या किसी अन्य फसलों की खेती हो, उसकी खेती आप कर सकते हैं। देखो, आज रौरमन के वैज्ञानिक से और फीचर के माध्यम से दूगो जानकारी मिलक, और रौरमन के सेल हम कहिला कि अगर रौरमन को जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांतू रोड, रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरमन मनोज वर्मा की इजाज़त दो, मकील यह दीना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा
साई दर्शन कृषि 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 दर्शन